हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं केपी-केसी संबंध के बाद हम लोग अब एक नया चीज़ बात करने वाले हैं। हालांकि ये एक लास्ट टॉपिक हो सकता था, लेकिन मैं इसको पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी आप स्कूलिंग लेवल पे पढ़े होंगे तो हम लोग इसी सीक्वेंस से बात करते थे, तो मैं उसी सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद जो एडवांस टॉपिक हैं उनको मैं लास्ट में लाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर देखोगे तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऐसा लिखा है, पर हिंदी में इसका नाम हो जाता है प्रोनाउंसिएशन वाइज इसको पढ़ते हैं ऐसा है, ली शातलिए का प्रिंसिपल, ली शातलिए का नियम या सिद्धांत। ये लीजिए, ये इसका हिंदी नाम है, ली शातलिए बोलते हैं। ली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शातलिए होता है, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे। फिर देखो क्या बताता है ये इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूँ। ये तो एक सिद्धांत के नाम पर हो गया, तो दूसरे शब्दों में लिख सकता हूँ कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, है ना। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये इस नाम से भी जाना जाता है ये टॉपिक। तो प्रभावित करने वाले कारक एक अलग टॉपिक लग रहा है और ली शातलिए प्रिंसिपल एक अलग टॉपिक लग रहा है, और है भी दोनों अलग अलग टॉपिक, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड का क्या मतलब है कि कहने का मतलब दोनों आपस में संबंधित हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में ही ली शातलिए ने एक नियम दिया, है ना। अब नियम पे आते हैं। क्या है नियम, पहले हम ली शातलिए प्रिंसिपल पर आएंगे। पहले हम लोग ली चैटलियर्स लॉ पर पहले बात करेंगे। ली शातलिए नियम बोल देते हैं, लॉ या प्रिंसिपल। ये क्या है, ये बोलता है कि हम अगर किसी साम्य अवस्था अभिक्रिया में, साम्य अवस्था अभिक्रिया का मतलब है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जब किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, कोई कैटलिस्ट का हम जब असर देखते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, और इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की घटना को हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करना बोलेंगे, ठीक है। तो उस जितना पहले एक समझना, टर्मिनोलॉजी को समझना। ली चैटलियर्स के प्रिंसिपल के अनुसार इक्विलिब्रियम, ये समझना, इक्विलिब्रियम अवस्था स्टेबल अवस्था है ना। इक्विलिब्रियम अवस्था स्टेबल अवस्था है, मतलब कहीं से भी हो, इक्विलिब्रियम में आ गया रिएक्शन तो लंबे समय तक इक्विलिब्रियम में टिके रहना चाहता है, साम्य अवस्था में रहना चाहता है वो अभिक्रिया, ऐसा सोच के चलना है। तो साम्य अवस्था में कोई रिएक्शन आ जाता है या अभिक्रिया आ जाता है, लेकिन तब उस पर जब हम कोई फैक्टर्स बाहर से इन्वॉल्व करते हैं, है ना, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिए तो वो साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो सकता है। प्रेशर चेंज कर दिए, साम्य अवस्था कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। तो कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, तो साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन वो बाद में अपने आप को एक ऐसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा, अपने आप को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जिससे वो पुनः वो साम्य अवस्था में आ जाए, है ना। अभिक्रिया में अगर साम्य अवस्था में है और हमने किसी फैक्टर को चेंज कर दिया, किसी प्रभावित करने वाले कारक को बदल दिया, तो वो साम्य अवस्था कुछ देर डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उसी दिशा में फिर उस दिशा में चलना शुरू कर देगा, जिससे वो जो फैक्टर आके जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाए या परिवर्तन खत्म हो जाए। तो उस परिवर्तन को खत्म करने की दिशा में वो काम करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वापस समझ लिए, अगर किसी साम्य अवस्था अभिक्रिया में आप कोई फैक्टर्स ला के चेंज करोगे, कोई फैक्टर को चेंज करोगे, फैक्टर का मतलब है ताप, दाब, आयतन, सांद्रता, इनको कोई परिवर्तित करोगे तो साम्य अवस्था कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अब साम्य अवस्था उस दिशा में चलना शुरू कर देता है जिससे वो फैक्टर का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो जाए और पुनः उसी स्थिति में आने की कोशिश करता है।
इस नियम को ही ली शातलीय नियम कहते हैं। और ली शातलीय ने ये जो प्रभावित कर जो चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ वॉल्यूम, इन सब को स्ट्रेस बोला। इक्विलिब्रियम के लिए स्ट्रेस बोला। इक्विलिब्रियम में जब स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है मतलब कंसंट्रेशन बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है, प्रेशर बदल जाता है, तो इसको स्ट्रेस शब्द बोला। तो अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप होता है तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है जिससे वो स्ट्रेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब दिशा को हम फैक्टर्स बदल के कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक फायदामंद चीज़ है। तो ली शातलीय प्रिंसिपल क्या है, पहले उसके बारे में एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जरा देखिए, आप लोग भी लिख सकते हैं। मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ। व्हेन एनी स्ट्रेस is applied to the equilibrium reaction, when any stress is applied to the equilibrium reaction, when any stress is applied to the equilibrium reaction। अब स्ट्रेस का क्या मतलब है, ये स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम आदि। तो when any stress is applied to the equilibrium reaction, then reaction, equilibrium reaction कहने का मतलब reaction favors in such direction which relieves the stress। और यहां पर बता दूं, स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, तो अब दूसरे शब्द हिंदी में लिख देता हूं भाई कि जब किसी साम्य अभिक्रिया में तनाव उत्पन्न होता है तो अभिक्रिया उस दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है, उस दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है, जिससे वह तनाव कम हो जाए, जिससे वह तनाव कम हो जाए, ये इसका कथन है। और तनाव का क्या मतलब है भाई, नीचे लिख देते हैं। यहाँ भी तनाव मतलब, यहाँ पर तनाव का मतलब सांद्रता, ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन को ही तनाव बोला गया। ठीक है, आदि में परिवर्तन क्या है, तनाव है। तो ये जो नियम है ये क्या है, ली शातलीय का प्रिंसिपल है। बहुत सिंपल है कि आप अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसकी दिशा ऐसा होना चाहिए कि कंसंट्रेशन घट जाए, क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम था, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा के इक्विलिब्रियम को कुछ देर के लिए डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा के डिस्टर्ब कर रहे हो इक्विलिब्रियम को, तो ये इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसा डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा या फ्लो करवाने लग जाएगा जिससे वो कंसंट्रेशन घट जाए। अगर ताप बढ़ाने वाला इफेक्ट लगा दिया तो ये इस दिशा में चलेगा कि ताप घट जाए। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ली शातलीय का प्रिंसिपल। अब वो कैसे कैसे दिखाई देता है, अब एक एक एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं। पहले कंसंट्रेशन को, फिर प्रेशर को, फिर वॉल्यूम को, फिर आखिर में ताप को। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको आप दिमाग में बैठा लो साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है। साम्य अवस्था एक स्टेबल अवस्था होता है। साम्य अवस्था में दोनों दिशा में बराबर चलता है, ये सब जानते हैं। तो उसी को अब हम समझते जाएंगे कंसंट्रेशन को चेंज करके। साम्य अवस्था में आना, वापस आना,
आने की कोशिश हर सामने रिएक्शन करता है, ये दिमाग में बैठाइए। ठीक है, तो पहले आप नियम को लिखिए। अब मैं सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव दिखाऊंगा, फिर ताप का, फिर दाब का, ऐसा सॉरी सांद्रता का, फिर पहले दाब आयतन का देख लेंगे, आयतन और प्रेशर का, फिर ताप का। ठीक है, तो इतना पहले नोट करें और फिर पहला शुरू करूंगा सांद्रता का प्रभाव। ठीक है भाई, चलिए नोट करें इसको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सांद्रता के प्रभाव का। तो उसके लिए क्या करता हूं कि मैं एक सामान्य साम्य अभिक्रिया मान लेता हूं। माना कोई साम्य अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, आगे स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी, ऐसा कोई रिएक्शन है। ठीक है, ये कोई साम्य अभिक्रिया है और हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो अभिकारक दो उत्पाद। क्योंकि इसी इक्वेशन को मैं पहले भी मानते आया हूँ, इसलिए अभी भी इसी इक्वेशन को लिख दिया। इसके पीछे ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि इसको ही क्यों लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सांद्रता, दो भाग यहाँ पर अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और एक क्या है, ये दो भाग यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हूँ, चाहे वो उसको एक मान के चलो, जैसा भी चलो, है ना। एक अभिकारक एक अभिकारक एक उत्पाद, ऐसा सोच के चले। ठीक है भाई, समझे इस बात को कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा दिखाऊंगा, शॉर्ट में दिखाऊंगा। अगर ऊपर एरो देखूंगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज समझना, और नीचे एरो देखो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, ऊपर मतलब इंक्रीज, नीचे मतलब डिक्रीज, है ना एरो को। राइट एरो देखूंगा तो समझ जाना फॉरवर्ड जाएगा, और लेफ्ट एरो दूंगा तो समझ जाना बैकवर्ड दिशा में अभिक्रिया चलेगा। ठीक है, अग्र अभिक्रिया। तो जरा समझिए, अगर मैं कंसंट्रेशन चाहे किसी भी रिएक्टेंट का लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं, है ना। क्या किया मैंने चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाया, तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, ऐसी दिशा कि वो घट जाए। मतलब ये फॉरवर्ड दिशा में ज़्यादा होगा कि बैकवर्ड में, तो भाई इसको बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएगा ताकि फिर से बैलेंस हो जाए। तो इस समय अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो जो अभिक्रिया की दिशा है वो फॉरवर्ड होगा, ऐसे। क्लियर, मैं क्या बोला वापस सुनिए कि अगर यहाँ से अब सांद्रता को, इसकी अभिकारक की सांद्रता कोई भी चाहे इसको या इसको बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई, अभिकारक की सांद्रता बढ़ गई, अभी उत्पाद उतना ही है, तो क्या होगा, डिसबैलेंस, फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वापस इक्विलिब्रियम आने के लिए ध्यान रखना कि ये बढ़ाए हो उसको वो घटाएगा, मतलब इसको आगे भेजेगा, मतलब उत्पाद में बदलेगा, ताकि फिर से वही अवस्था आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसको घटाता हूँ, रिएक्टेंट को घटाता हूँ, तो इसको बढ़ाने की कोशिश होगा और दिशा कैसे हो जाएगा, बैकवर्ड में ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा। क्लियर है। इधर आते हैं, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं पहले बढ़ा देता हूं, मतलब प्रोडक्ट ही बढ़ा दिया, तो ये कम करने की कोशिश में ऐसे जाएगा अपने से दूर। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा दिया, यहां से घटा दिया, तो ये इसको बढ़ाने के लिए इधर से इधर जाएगा, कहने को मतलब फॉरवर्ड। अब देखिए, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब हिंदी में अग्र अभिक्रिया और बैकवर्ड मतलब पश्च अभिक्रिया। ऐसा नहीं कि दोनों स्टेप नहीं होगा दोनों स्टेप। ज़्यादा कौन हो जाएगा, ज़्यादा दर से किसकी दर बढ़ जाएगी, साम्यावस्था से फॉरवर्ड का, यहाँ पर बैकवर्ड का दर बढ़ जाएगा, यहाँ बैकवर्ड का, यहाँ फिर फॉरवर्ड का। क्लियर है बात। तो बहुत ईजी है। अब इसको आप शब्दों में लिख लेना कि अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो दिशा, अभिक्रिया की दिशा अग्र दिशा में अधिक अधिक होने लगता है, और अगर अभिकारक की सांद्रता कम हो जाए तो पश्च दिशा में होने लगता है। फिर अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दिया जाए तो भी पश्च दिशा में होने लगता है, और अगर उत्पाद की सांद्रता घटा दिया जाए तो अग्र दिशा में होने लगता है। ये हो गया सांद्रता का प्रभाव। एरो खींच के दिखा दिया। क्लियर है। इसे और कुछ नहीं है, इसको पहले नोट कीजिए। सांद्रता का प्रभाव शब्दों में आप लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक पे आता हूँ, दाब का प्रभाव कैसे होता है। ठीक है,
तो दाब के प्रभाव को हम समझते हैं। दाब का प्रभाव गैसीय अभिकारक और उत्पाद पर ही काम करेगा, इसलिए यहाँ पर सारे गैसियस इक्विलिब्रियम ले लिया हूँ। सारे की जरूरत नहीं है, कोई एक दो भी गैसियस हो गया तो भी चलेगा, आधा सॉलिड आधा गैस है तो भी चलेगा, गैस कम से कम होना चाहिए, तब दाब का प्रभाव होगा। अगर गैस एक भी नहीं है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसके लिए मैं सरल शब्दों बताता हूँ, बुक के लैंग्वेज को छोड़ के। आप याद रखना, दाब आप किसी तंत्र का बढ़ाओगे तो जैसे सांद्रता बढ़ाए तो हम एक इसका बढ़ा सकते थे, इसका बढ़ा सकते थे, इसका किसी भी एक का बढ़ा सकते थे, किसी भी एक का घटा सकते थे। लेकिन दाब में ऐसा नहीं है। दाब आप जब बढ़ाओगे तो पूरे का बढ़ेगा, क्योंकि भाई उस बर्तन में, किसी पात्र में दो प्रकार के गैसेस हैं, तो दो में से किसी एक का दाब तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो तो कंप्लीटली मिसिबल है ना, कोई बाहर का कोई कंपोनेंट तो है नहीं मिला दिए। सांद्रता कर सकते हो ऐसा, है ना भाई, सांद्रता कर सकते हो, किसी एक चीज़ को पहचान के हम उसकी सांद्रता को बाहर कर दिए, या बाहर से बने हुए पदार्थ सेम पदार्थ मिला दिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दाब के सेंस में ऐसा नहीं कर सकते कि दाब कंबाइंड होता है, हमेशा क्या होता है, कंबाइंड। और आंशिक दाब अलग से किसी एक का निकालना बहुत मुश्किल काम है, इनडायरेक्टली ही निकाला जाता है, कुल दाब से ही निकाला जाता है, कुल दाब और मोल प्रभाव से निकाला जाता है आंशिक दाब। आंशिक दाब मतलब एक गैस का दाब निकालना मिक्सचर में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर होगा क्या, दाब बढ़ेगा या घटेगा, सबका, पूरे सिस्टम का दो ही चेंज होगा, या तो दाब बढ़ा सकते हो या दाब घटा सकते हो, किसी एक का कहीं नहीं कर सकते। क्लियर है कोई बात। अब देखो कैसे, अगर मान लो आप दाब बढ़ाए तो वो डिपेंड करता है डेल्टा Ng पर। कैसे, मैं बताता हूँ। ट्रिकी वे ये है कि अगर आप दाब बढ़ा रहे हो तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, तो डायरेक्शन डिसाइड होता है, मैं बोलूँगा इधर के गैसियस मोल जोड़ लो, उधर के गैसियस मोल जोड़ लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और देखना हमेशा हाई मोल से लो मोल की ओर, हाई मोल से लो मोल की ओर गैस का या जो भी है रिएक्शन का प्रवाह होता है। ध्यान रखें, मैं वापस बोल रहा हूँ, हाई मोल से लो मोल, मतलब अगर इधर गैसीय मोलों की संख्या ज़्यादा है, उधर कम है तो फॉरवर्ड होगा, अगर इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो बैकवर्ड होगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। और मैं एक ही लिया हूँ, प्रेशर बढ़ाने पर ये लो, तो आप प्रेशर घटाने पर उल्टा कर देना, प्रेशर घटाने पर उल्टा कर देना। इससे क्या होगा कि हमको डेल्टा Ng में जाना की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मान लो दोनों तरफ बराबर हो गए तो कोई प्रभाव नहीं, दोनों तरफ बराबर हो गए तो कोई प्रभाव नहीं। आ रहे बात समझो भाई। तो यहाँ देखो डेल्टा Ng में और जाके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रेशर बढ़ाने पर हाई मोल से लो मोल की ओर जाता है, ठीक है। ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, इससे सब सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो PCl5 है गैस, ये साम्य अवस्था रिएक्शन में है PCl3 गैस और Cl2 गैस के, ठीक है। ये साम्य अवस्था है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, मान लो प्रेशर बढ़ाया, एक ही याद करो, फिर घटाया वाला भी याद हो जाता है, उल्टा कर देना है बस। प्रेशर बढ़ाया तो उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा इधर कितना मोल है, तो इधर है 1 मोल, इधर कितना मोल है 1 और 1 2 मोल, इधर 1 मोल, इधर टोटल 2 मोल। तो बताओ प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगा, अधिक मोल से कम मोल की ओर, मतलब 2 से 1 की ओर, मतलब बैकवर्ड। तो ये प्रेशर बढ़ाने पर बैक जाएगा, ये रिएक्शन बैक जाएगा। हर जगह नहीं बात कर रहा हूँ, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग। क्लियर हो गई। मान लो आपको प्रेशर बढ़ाना नहीं पूछा, आपको घटाना पूछा, तो कर दो, प्रेशर घटाएगा तो एक याद हो गया, हम इसको उल्टा कर देंगे। आ रही है क्या बात समझ में। तो शब्दों में इतना ही लिखना है कि दाब को बढ़ाने पर साम्य अभिक्रिया अधिक मोल से कम मोल की ओर गति करता है, यही दाब का प्रभाव है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दिए काफी है, एग्जाम्पल दे दिए काफी है, इतना ही लिख दे काफी है। तो यहां से अब ये हो गया। चलो एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, अगर समझ में आ रहा हो तो खुद से सोचिए। H2
प्लस I2, ये भी गैस और ये भी गैस। रिएक्शन दिया ट्वाइस HI गैस। अब बताइए H2 और I2 दोनों गैस गैस, रिएक्शन हमने दिया ट्वाइस HI। तो आपको बताना है कि क्या हुआ, कि क्या अब दिशा कैसे डिसाइड होगा। तो देखो इधर मोल कैसे, 1 और 1 2, इधर कैसे, ये भी 2, दोनों तरफ बराबर। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं। तो मैं लिख देता हूँ नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब का, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया है? हाँ भाई, हाँ, इस तरह से बातें हो रही है। चलो एक रिएक्शन और, N2 प्लस थ्राइस H2 सबके सब गैस इक्वल्स टू 2 अमोनिया, ये भी गैस है, ये लो। तो यहाँ देख लो 3 और 1 4, यहाँ 2। अगर मैं दाब बढ़ाता हूँ तो 4 से 2 की ओर मतलब फॉरवर्ड होगा, अब घटाने पर उल्टा हो जाएगा। तो हमारा काम तो हो गया। अब मान लो कि कोई डेल्टा NG से रिलेट करना चाहता है तो भी हो जाएगा। डेल्टा NG यहाँ पर कितना आता है, 0। जब डेल्टा NG 0 होगा तो देखो यहाँ डेल्टा NG आप जानते हो कैसे निकालते हैं, डेल्टा NG 0 आएगा, 2 माइनस 2, तो डेल्टा NG 0 होगा तो दाब का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो डेल्टा NG क्या होगा भाई, डेल्टा NG 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। तो जब नेगेटिव होता है तो दाब बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाता है। ये एक्स्ट्रा बोझ है, लेकिन है ना, पहले तरीका ही काफ़ी है। एक शब्द में तो मैं ख़त्म कर दिया हूँ, उसके बावजूद अगर बुक जैसा आप जाना चाह रहे हो तो चल दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो डेल्टा NG यहाँ क्या है भाई, यहाँ 2 माइनस 1 मतलब 1, यहाँ पॉजिटिव है तो डेल्टा NG पॉजिटिव होता है तो ये असर, डेल्टा NG 0 होता है तो ये, और डेल्टा NG नेगेटिव होता है तो ये हो गया दाब का प्रभाव। ठीक है, इसको नोट कर लो। आयतन का प्रभाव, हालांकि आयतन का प्रभाव नहीं भी बढ़ाता तो भी चलता, पर ये एक लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ, बुक में दिया भी नहीं है। तो यहाँ देखना, मैं लिखता हूँ यह दाब के प्रभाव का उल्टा, दाब के प्रभाव का उल्टा होता है। मैं उसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इतना लिख के छोड़ दूंगा। दाब के प्रभाव का उल्टा होता है ना। लिख सकता हूँ इट्स इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम is inverse to effect of pressure, effect of pressure, ये effect of pressure के उल्टा होता है। ठीक है, इसको इतना लिख के ख़त्म करिए। फिर उसके बाद देखिए अक्रिय गैस का प्रभाव, अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, एक और एडिशनल जोड़ रहा हूँ, फिर ताप में जाएंगे। अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, मिलाने का प्रभाव, कभी कभी अभिक्रिया में हम इनर्ट गैस मिला देते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये हम बात कर लेते हैं। ये हालांकि 2 तरह से मिलाया जाता है, याद रखना 2 तरह से मिलाया जाता है। एक स्थिर दाब पर, एक स्थिर दाब पर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा मिलाओ कि प्रेशर ना बदले, एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। ये 2 तरीके से इसको मिलाया जाता है। लेकिन स्थिर आयतन पर ध्यान रखना, इनर्ट गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर आंसर आता है नो इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट गैस का काम ही है आयतन बढ़ाना, वो तो अक्रिय है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अक्रिय है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसलिए इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। तो अक्रिय गैस मिला दोगे तो आयतन प्रभावित होना जरूरी है, बस आयतन प्रभावित नहीं हो रहा है तो फिर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिर दाब पर आयतन प्रभावित होगा, मिलाओगे तो आयतन बढ़ेगा, है ना भाई। तो आयतन बढ़ेगा तो यहाँ पर कैसे बढ़ता है इफेक्ट इसका, कि आयतन के बढ़ने के बराबर प्रभाव दिखाता है, आयतन के
बढ़ने के बराबर प्रभाव, आयतन के बढ़ने के बराबर प्रभाव दर्शाता है। आयतन के बढ़ने के बराबर प्रभाव दर्शाता है ना। ऐसे लिख देता हूं, सेम इफेक्ट एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब आयतन के बढ़ने का क्या प्रभाव होता है? आयतन का बढ़ने का प्रभाव प्रेशर के घटने के प्रभाव के बराबर। ठीक है, आयतन के बढ़ने का प्रभाव। अब इसको हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट है ना यहाँ के लिए, हम वहाँ से ही रिलेट कर रहे हैं। आयतन क्योंकि पढ़े नहीं है, देखो इसलिए मैं पढ़ाया इसको उल्टा होता करके। तो आयतन के वॉल्यूम इंक्रीज बोले, आयतन के बढ़ने का प्रभाव, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रेशर के डिक्रीज का प्रभाव। अब याद आ गया होगा, प्रेशर डिक्रीज मतलब जो मैं प्रेशर इंक्रीज हर जगह बढ़ाया उसको उल्टा कर देना, खत्म बात। ठीक है, ये है इसका इनर्ट गैस का प्रभाव। इतने में ही अक्रिय गैस कुछ नहीं करता रिएक्शन, केवल और केवल जाके वहां पर बैठता है, भारी कर देता है, वॉल्यूम को बढ़ा देता है ना। जैसे आप देखो, हम लोग यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल बात करता हूँ। यहाँ पर भी H2+I2 और गैस का 2HI गैस बनाता हूँ ऐसे, तो इस पर प्रेशर का भी नो इफेक्ट था, तो वॉल्यूम का भी नो इफेक्ट होगा, इनर्ट गैस का भी नो इफेक्ट होगा, इनर्ट गैस मिलाने का भी नो इफेक्ट, तीनों के तीनों नो इफेक्ट होगा। जहां डेल्टा Ng 0 है वहां पर कोई प्रभाव दर्शाना ही नहीं है, जहां डेल्टा Ng 0 है वहां पर कोई प्रभाव दर्शाना ही नहीं है। ठीक है भाई बात, तो ये याद रखेंगे। तो डेल्टा Ng 0 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा Ng अब कुछ और है तो पहले प्रेशर के इफेक्ट दिमाग में लगा लेना और प्रेशर को उल्टा कर देना, वो वॉल्यूम का हो जाएगा और वॉल्यूम का ही इनर्ट गैस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्थिति में क्लियर भी। ये तो तब जरूरत है हमको कि जब कंपटीशन में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है, तब की बात है। हमको थ्योरी लिखना है तो थ्योरी में जरा काफ़ी है भाई, और करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, तो आप इतना ही याद रखें। हाँ भाई, हाँ दूसरा एग्जाम्पल इसमें करके बता देता हूँ, जरा देख लें। जैसे PCl5 है गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। आपको यहाँ पता है प्रेशर बढ़ाने पर ये बैकवर्ड हुआ था, पता है, यहाँ से यहाँ, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड होगा, और यही इनर्ट गैस मिलाने पर भी, इनर्ट गैस एडिशन पर भी क्या होगा, ये फॉरवर्ड ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम के बराबर प्रभाव देता है। ये लो, कोई सवाल करे तो आराम से आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने अक्रिय गैस तक कर दिया, एक लास्ट ताप और बच गए, ताप पर भी बात करते हैं। चलिए नोट करें इसको। अब हम लोग आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, है ना। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होता तो ताप बढ़ाने से हमेशा अभिक्रिया बढ़ती है, अभिक्रिया दर बढ़ती है और रेट कांस्टेंट बढ़ता है, फॉरवर्ड ज़्यादा होता है। लेकिन जब साम्यावस्था अभिक्रिया में आ जाते हैं तो ये प्रकार पर निर्भर करता है। एक होता है, अब देखो साम्य अभिक्रिया में कितने प्रकार का होता है भाई, किसी भी अभिक्रिया के बोलो ताप के हिसाब से 2 प्रकार का होता है। एक उष्मा छेपी बोलते हैं, और एक है उष्मा शोषी, हिंदी में और इंग्लिश में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसको बोलेंगे भाई, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी निकले, ये एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के साथ एनर्जी जुड़े, वो क्या है, एंडोथर्मिक है। सीधा सा है, एनर्जी जो बाहर निकाले एक्सोथर्मिक, एनर्जी जो अंदर ले वो एंडोथर्मिक है। क्लियर है ये बात। तो ये हमारे पास अभिक्रिया के 2 प्रकार हैं। अब हमको क्या करना है, इसी में ताप का प्रभाव देखना है। तो जरा देखिए मैं ताप का प्रभाव कैसे निकालता हूं। मैं ताप के प्रभाव को समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फिक्स करता हूँ। चलो हमने डायरेक्शन फिक्स किया, हमको फॉरवर्ड कराना है यहाँ भी और यहाँ भी, और बताओ अब ताप बढ़ाएं कि घटाएं। ये इतना एक डायरेक्शन को सीखते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। फॉरवर्ड कराना मतलब एनर्जी और निकलते ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा निकले, ये सोच रहे हैं। तो अब देखो एक फ्लास्क है, सपोज फ्लास्क में कोई अभिक्रिया हो रहा है, और इस अभिक्रिया में अगर एक्सोथर्मिक है तो ये बाहर की ओर क्या करेगा, ऊष्मा को बाहर निकालेगा, ये बाहर ऊष्मा निकालेगा।
मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर इस फ्लास्क में एनर्जी, फ्लास्क से एनर्जी बाहर निकल रहा है तो मैं बोलूँगा कि फ्लास्क से उष्मा बाहर निकले। तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रिया हम चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की डिसिपेशन करना पड़ेगा। और हमारा कंट्रोल अंदर में नहीं है, हमारा कंट्रोल बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब आप चाह रहे हो कि एनर्जी या हीट, है ना, ये हीट ही तो है, एनर्जी या हीट, यहाँ एनर्जी लिख के हीट लिख देता हूँ, हीट ही तो है, हीट बाहर निकल रहा है। अब हीट को यहाँ जगह मिलेगा तो लगातार निकलेगा, जगह नहीं मिलेगा फिर यहीं के बाहर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा तो फिर धीरे धीरे कम कर देगा हीट निकालना। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हीट निकालना है तो हम यहाँ के टेम्परेचर को क्या करें, डाउन करें। अब डाउन करने का उपाय हो सकता है, इस बर्तन को आप आइस क्यूब में रख दो, है ना, आइस बाथ में रख दो, ठंडे पानी से डुबा दो उसको, कोई भी तरीका हो सकता है जिससे ये रिएक्शन और ज़्यादा एनर्जी तेजी से निकाले और फॉरवर्ड हो। कहने का मतलब आपका टेम्परेचर के हिसाब से क्या कंडीशन आ रहा है, टेम्परेचर होना चाहिए कम, तब होगा फॉरवर्ड। ठीक है बात, मैं वापस बोलता हूँ, ये बोल रहा हूँ अगर आप इस अभिक्रिया को फॉरवर्ड चाह रहे हैं तो एनर्जी हीट निकालने में मदद करो। और मदद कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा के, और यही टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ये कंडीशन हो गया, तो सीधा सा है, टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ये वाला, है ना भाई। तो इसका एक ग्राफ बन जाता है, यहाँ देखें, अगर मैं रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और ताप के सापेक्ष ग्राफ खींचूं तो ताप बढ़ने के साथ साथ के घटेगा, जबकि ताप घटने के साथ साथ के बढ़ेगा। मतलब इसका ग्राफ ऐसे आएगा, देखो कम ताप पर रेट हाई होगा क्योंकि कम ताप पर फॉरवर्ड जा रहा है। के हमेशा क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। इधर पे आ जाइए, अब उधर का समझ गए तो इधर में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या होगा, कोई अभिक्रिया ऐसे हो रहा है, अब इसका डायरेक्शन यहाँ समझ लो, ये डायरेक्शन हो गया उल्टा, सारा एनर्जी अंदर की ओर जा रहा है। तो सारा एनर्जी अंदर की ओर जा रहा है तो हमको उसमें मदद करना है, तो हम क्या करें, हम उसको मदद करना है तो हमको बाहर से हीट देना पड़ेगा। मतलब हीटर लगा के गर्म करो, बर्नर लगा के गर्म करो, ऐसा। तो हम हीट बाहर से सप्लाई करेंगे, हीट बाहर से सप्लाई करेंगे, बाहर का तापमान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब वो हीट अंदर ट्रांसफर होगा। तो बाहर के तापमान को बढ़ाने से यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। और अगर इसका ग्राफ आप चाह रहे हैं टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का, तो ये ग्राफ उल्टा आता है ऐसा, ताप कम रहेगा तो कम, ताप बढ़ेगा तो ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया तापक्रम का प्रभाव। और तापक्रम का प्रभाव यहाँ हमने बता दिया है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में तापक्रम का प्रभाव अभिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है, जबकि इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ताप बढ़ाने से हमेशा अभिक्रिया बढ़ता है। क्लियर है बात। तो ये ताप के प्रभाव के साथ ली शातलीय प्रिंसिपल का पूरा पार्ट खत्म, और प्रभावित करने, अब साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक भी खत्म, है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। चलिए नोट करें इसको अच्छे से और रिवाइज करें।